अपना नेक्स्ट टॉपिक है राजनीतिक प्रभुत्व की संरचना। शक्ति की संरचना। शक्ति की संरचना के आधार पर इसके 4 वर्ग निर्धारित किए गए हैं। इसमें पहला है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत ये मार्क्सवादियों की देन है। मार्क्सवादियों का मानना था कि आर्थिक आधार पर पूरे समाज को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला आर्थिक रूप से ताकतवर बुजुर्ग वर्ग और दूसरा है आर्थिक रूप से दुर्बल सर्वहारा वर्ग। मार्क्सवादियों का मानना था कि आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में आर्थिक रूप से जो ताकतवर व्यक्ति है वो हमेशा आर्थिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। दूसरा जो वर्ग विभाजन था उसमें विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत को आधार माना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार आर्थिक आधार पर शक्तिशाली वर्ग और सामान्य वर्ग 2 वर्गों में समाज को बांटा गया है। लेकिन इसके साथ साथ कहीं इसका विभाजन है वो केवल आर्थिक आधार न होकर वंशानुगत, नेतृत्व क्षमता, व्यक्तित्व, जो गुण होते हैं व्यक्ति में उसको भी आधार माना गया है। शक्तिशाली वर्ग में जैसे राजनेता है, प्रशासक है, उद्योगपति है, वकील है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, ये शक्तिशाली वर्ग माने जाते हैं आर्थिक आधार पर। लेकिन हर व्यक्ति प्रशासक लीडरशिप नहीं कर सकता, हर व्यक्ति उद्योग नहीं चला सकता, हर व्यक्ति वकील नहीं हो सकता, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता है। तो कुछ न कुछ है जिनमें आनुवंशिक या इनकी जो शिक्षा है, जो नेतृत्व करने की क्षमता है, व्यक्तित्व के गुणों का विकास है, उसके आधार पर भी समाज चाहे कोई भी हो एक ऐसा वर्ग हमेशा उभर कर सामने आता है। और दूसरा वर्ग आ जाता है सामान्य वर्ग, जिसमें किसान, मजदूर, नौकरी पेशा व्यक्ति या गरीब बेरोजगार व्यक्ति है वो हर समाज में एक वर्ग के रूप में सामने आते हैं। फिर अपने तीसरा सिद्धांत दिया है उसमें नारीवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत में शक्ति के विभाजन का आधार आर्थिक और वंशानुगत न होकर लैंगिक आधार माना गया है। ये माना गया है कि समाज में हमेशा पुरुष है जो शक्तिशाली होते हैं, शक्ति का प्रयोग पुरुषों द्वारा किया जाता है, जबकि नारी को हमेशा कमजोर वर्ग में सम्मिलित किया गया है और पुरुषों द्वारा नारी पर अपने अधिकारों का प्रयोग किया जाता है। चौथा सिद्धांत है बहुवादी सिद्धांत। यह तीनों ही सिद्धांतों का, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और नारीवादी सिद्धांत, तीनों ही सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए बहुवादी सिद्धांत ने माना है कि समाज में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सारी शक्ति एक वर्ग के हाथों में आ जाए। और आधुनिक समय में तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि संविधान है, कानून है, सबके लिए समान अधिकार है। तो ऐसा कोई वर्ग नहीं है कि एक वर्ग शक्तिशाली है और एक वर्ग है जो शक्तिहीन है। समाज की सारी शक्ति किसी एक वर्ग के हाथों में न होकर अनेक समूहों में बंटी होती है। और शक्तिशाली होने का अर्थ यह नहीं होता है कि वो कमजोर वर्ग पर अपनी शक्ति जाहिर करे या उन्हें दबाए या अपने अधिकारों का प्रयोग करे। शक्तिशाली होने का मतलब होता है कि वो अपनी शक्ति का प्रयोग सार्वजनिक हित में करे और समाज के कल्याण की भावना से प्रेरित होकर कार्य करे और एक समृद्ध समाज की स्थापना करे। अब हम सत्ता, अथॉरिटी का पढ़ते हैं तो देखिए शक्ति के साथ जब वैधता या कानूनी नियम जुड़ जाते हैं तो वह सत्ता कहलाती है। शक्ति और बल के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को कुछ समय के लिए मान सकता है, डर के कारण या भय के कारण। लेकिन जब वही नियम या कानून किसी संस्था द्वारा बनाए जाते हैं और हम सहर्ष उन्हें आदर से स्वीकार करते हैं तो वह शक्ति सत्ता कहलाती है। शक्ति का रूप है लेकिन वो सत्ता के आदेशों का पालन कहलाता है। जैसे एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम किसी व्यक्ति जो बलशाली है उसके डर की वजह से हम कोई काम करेंगे। लेकिन आप देखिए जो ट्रैफिक पुलिस होती है, यातायात के नियमों का पालन हम किसी डर की वजह से नहीं करते हैं, हम उनके कार्यों का सम्मान करते हैं और संविधान में उल्लंघन करने पर दंडित भी किया जाता है। कुछ डर होता है लेकिन फिर भी व्यक्ति उनके नियमों के अनुसार चलना सीख जाता है। बायस्टेट ने सत्ता का प्रयोग करते हुए बताया है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक
अधिकार है। और हेनरी फ्योल की परिभाषा है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है, यानी आदेश दिए जाते हैं सत्ता के माध्यम से, कानून के द्वारा आदेश दिए जा सकते हैं और आदेश का पालन करवाने की एक प्रकार से सत्ता शक्ति ही है। सत्ता पालन के आधार है, हम अगर सत्ता की पालना करते हैं या कानून या नियमों का पालन करते हैं तो पहला तो हमारा कानून और नियमों में विश्वास होता है। अगर विश्वास नहीं है हमारा तो हम सत्ता के नियमों का पालन नहीं करेंगे। दूसरा आ जाता है एक रूपता, क्योंकि संविधान में सबके लिए कानून समान है। दंड तभी दिया जाएगा जब उस व्यक्ति ने कोई ना कोई अपराध किया है। अगर किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं करते हैं आप और अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन सरल तरीके से करते हैं, किसी आपराधिक गतिविधियों में लीन नहीं होते हैं, सबके लिए समान कानून है, तो सत्ता पालन अवश्य रूप से हो। तीसरा है लोकहित, यानी कानूनी नियमों का पालन जनता के कल्याण के लिए और आपराधिक गतिविधियों को कम करने के लिए करवाया जाता है, तो सत्ता पालन का आधार लोकहित भी हो सकता है। ये तीनों तो हो गए शांत तरीके। चौथा तरीका हो गया दबाव का। कई ऐसे सामाजिक संगठन और समूह होते हैं जिनको विश्वास, एकजुटता और लोकहित वाली बात है वो समझ में नहीं आती है। जब तक उन पर सख्ती से किसी नियम और कानून को लागू नहीं किया जाता है तब तक वो नहीं मानते हैं। तो उन जैसे व्यक्तियों, उन जैसे संगठन को सत्ता पालन का आधार दबाव के या शक्ति के बल के प्रयोग के आधार पर भी करवाया जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सत्ता के रूप, यानी सत्ता के कौन कौन से समाज में रूप हो सकते हैं। पहला जैसे परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता यानी घर में अगर बूढ़े बुजुर्गों के हाथ में परिवार की बागडोर होती है तो वो वंशानुगत वैसे के वैसे चलती रहती है। वो वृद्धजनों की सत्ता परंपरागत सत्ता का ही एक उदाहरण है। दूसरा आपके आ जाता है करिश्माई सत्ता, यानी यह किसी वृद्धजनों की या कानूनी रूप से सत्ता का उदाहरण नहीं है। महात्मा गांधी के विचारों से लोग प्रभावित थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से लोग प्रभावित थे, इंदिरा गांधी महिलाओं के लिए एक आदर्श थे, अटल बिहारी वाजपेयी और भीमराव अम्बेडकर जनता के लिए एक आदर्श थे। तो ये करिश्माई सत्ता का उदाहरण है। और वर्तमान समय की जो अभी आधुनिक युग की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक करिश्माई सत्ता का उदाहरण है। आप देखिए अभी कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन किया गया था उनमें उन्हीं के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लोगों ने 22 मार्च के दिन ताली और थाली, पूरा देश एक साथ उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने जो कहा वो माना। और वही 5 अप्रैल के दिन रात को आप देखिए पूरे भारत में जैसे दिवाली का त्योहार है वैसे लग रहा था, पूरा भारत दीयों से जगमगा रहा था। वह प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व का ही प्रभाव था। शक्ति या बल का प्रयोग उन्होंने नहीं कहा था, न किया उन्होंने, न कोई ऐसा उल्लंघन करने पर किसी प्रकार के दंड का प्रावधान था, लेकिन लोग उनसे प्रभावित थे। उनका व्यक्तित्व इस प्रकार का था कि उन्होंने जो कहा जनता ने माना। ये करिश्माई सत्ता का उदाहरण हो सकता है। तीसरा आपके कानूनी और तर्कसंगत सत्ता। इसमें हम जैसे क्लास में तो एक टीचर की सत्ता, जो टीचर कहेगा वो बच्चे मानेंगे। दूसरा कलेक्टर की सत्ता, जिले में अपनी प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए जिला कलेक्टर द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं। और एक देश में प्रधानमंत्री की सत्ता। यह सब कानूनी सत्ता के उदाहरण है। अब हम वैधता को पढ़ते हैं तो देखिए इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लेजिटिमस से हुई है, जिसका अर्थ होता है लॉफुल या लॉफुल अर्थात वैधानिकता। प्राचीन काल में 3 आधारों पर, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के आधार पर अगर हम वैधता के बारे में पढ़े तो देखिए जो प्राचीन काल था उसमें राजा या स्वामी के जो अधिकार थे वो वैध थे, वही कानून था उस समय। कोई किसी के लिए कानूनी प्रावधान नहीं था, लेकिन राजा ने जो कह दिया या शासक ने जो कह दिया वही कानून बन जाता था। मध्यकाल में एक राज्य का अस्तित्व में आएगा जब लोग अपने शासक या राजा को देवता के समान मानते हैं, तो दैवीय सिद्धांत का आधार था। और आधुनिक समय में हम ये मानते हैं कि जनता की सहभागिता के आधार पर जो सरकार बनती है, जनता के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है, वही राज्य की वैधता का प्रमाण माना जाता है।
अब है वैधता प्राप्त कैसे की जा सकती है। वर्तमान समय में चुनाव के द्वारा वैधता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन उनके इसके साधन कौन कौन से हैं। अपने आप के किसी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करेगा या हमें कैसे पता चलेगा कौन सा व्यक्ति सही है, तो इसके लिए मतदान चुनाव है वो करवाए जाते हैं। दूसरा है जनमत संग्रह करवाया जाता है, जिसके माध्यम से किसी योग्यता प्राप्त व्यक्ति को जनमत संग्रह के माध्यम से चुना जा सकता है। संचार के साधन जितने भी हैं उनके माध्यम से भी हम अपनी पसंद जाहिर कर सकते हैं। और राष्ट्रवाद, एक देश में राष्ट्रवादी भावना होती है तो अपने देश की प्रगति के लिए भी व्यक्ति राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर भी वैधता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। वास्तव में वैधता शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी है। शक्ति और सत्ता जब भी लागू होगी तब हमें जब इन दोनों के बीच वैधता को प्रयुक्त किया जाएगा। कानूनी रूप से अगर कोई नियम बनेंगे तो वो बलपूर्वक भी लागू हो सकते हैं और आदर्श रूप में भी लागू हो सकते हैं। इस पाठ के निष्कर्ष के आधार पर हम कुछ तथ्य बताते हैं आपको, जैसे शक्ति, सत्ता और वैधता। आपने 3 टॉपिक पढ़े हैं, शक्ति, सत्ता और वैधता। ये तीनों ही अवधारणाएं एक दूसरे की किसी न किसी रूप में पूरक है। जहाँ शक्ति जरूरी है, सत्ता भी जरूरी है और इन दोनों की आवश्यकता के लिए वैधता भी जरूरी है। समाज में व्यवस्था कायम रखने के लिए वैधता और शक्ति एक दूसरे के पूरक है। यानी कानूनी रूप से कोई व्यक्ति अगर नियम मानता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा तरीका होता है अपने कार्यों को करवाने का, उसका प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब ऐसे संगठन होते हैं जो समाज में उपद्रव जैसी घटनाओं को बढ़ावा देते हैं तो फिर शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके आधार पर उदाहरण ले सकते हैं, अगर शक्ति की तुलना नंगी तलवार से करें तो सत्ता है वो म्यान में रखी हुई तलवार के समान होती है, जो जरूरत पड़ने पर ही प्रयोग में लाई